हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रज्ञान आईएएस। आज हम इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़ का सेकंड पार्ट करने वाले हैं और ये सीरीज़ जेकेपी कांस्टेबल, जेकेपीएसआई, पटवारी जैसे एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल होने वाली है। इस सीरीज़ के अलावा प्रज्ञान आईएएस की तरफ से अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए डिफरेंट बैचेस स्टार्ट किए हुए हैं। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन फाइनेंस इंस्पेक्टर 2024 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स। कौन सा राइट इनमें से फंडामेंटल राइट नहीं है। पहले हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन उनमें से एक जो है डिलीट कर दिया गया और अब हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। सो राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू डिलीट कर दिया गया था और इसको एक लीगल राइट बना दिया गया था आर्टिकल 300 कैपिटल ए के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारा आंसर डी आ जाता है। राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइनेंस इंस्पेक्टर में ही पूछा गया है ये क्वेश्चन भी। ऑन विच डे इज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया। हिंदुस्तान कब कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करता है। तो ये डे जो है हम डेट ऑफ अडॉप्शन जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, उस डे पे हम सेलिब्रेट करते हैं। जो डेट हमारी है 26 नवंबर 1949 ईयर था। इस डेट पे हमने जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था और इसी डे पे हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी फाइनेंस इंस्पेक्टर का क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ सिटीजनशिप इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन देता है। यूएस में हमारे पास डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, यानी कि एक सिटीजन जो है स्टेट का भी, अपनी स्टेट का भी सिटीजन है और यूएस एज ए होल उसका भी सिटीजन माना जाता है। तो ये डुअल कॉन्सेप्ट है यहाँ पे यूएस में। बट हमारे केस में ऐसा नहीं है। चाहे कोई जम्मू एंड कश्मीर से आया हो, चाहे कोई वेस्ट बंगाल का हो, चाहे कोई केरला का हो, वो सब जो है इंडिया के सिटीजन माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। दो तरह की बॉडीज हमारे पास होती हैं, एक तो होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, दूसरा होती हैं स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जो किसी एक्ट के थ्रू लाई जाएं। ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो होती हैं जिनका प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में हो। ठीक है, जिनका कोई पर्टिकुलर मेंशन हो, पर्टिकुलर उनके रिलेटेड कोई आर्टिकल हो कॉन्स्टिट्यूशन में, उन बॉडीज़ को हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कहते हैं। लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडी का कोई मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में एज सच नहीं होता है। तो फाइनेंस कमीशन हमारा 280 आर्टिकल के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स 338 ए आर्टिकल, इसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। इलेक्शन कमीशन हमारा 324 आर्टिकल के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। और नीति आयोग जो हमारा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, और नीति आयोग जो है इससे पहले हमारे पास प्लानिंग कमीशन होता था, जो कि 2015 में हमने एबॉलिश कर दिया था और नीति आयोग ने उसको रिप्लेस किया था। और नीति आयोग का काम क्या है, ये पॉलिसी थिंक टैंक का काम करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। जितने भी डिसीजंस, पॉलिसी डिसीजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है, उन डिसीजंस को पहले नीति आयोग सोच विचार करती है उस पर, उसके बाद वो डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू प्रॉपर्टी वॉज मेड ए लीगल राइट फ्रॉम ए फंडामेंटल राइट बाई विच अमंग द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अभी हमने ऊपर देखा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से डिलीट कर दिया गया था और 300 कैपिटल ए के अंदर डाल दिया गया था। क्यों डिलीट कर दिया गया था फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से इसको? जस्ट बिकॉज क्योंकि बहुत सारी लिटिगेशंस आ रही थी लैंड के रिलेटेड, लैंड एक्विजिशन के रिलेटेड, लैंड राइट्स के रिलेटेड जुडिशरी में। ठीक है, तो लॉ सूट्स को कम करने के लिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसमें फंडामेंटल राइट की लिस्ट से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। ठीक है, अब इसको एक लीगल राइट बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स द टेम्परेरी प्रोविजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये आर्टिकल आप सबको पता होगा, आर्टिकल 370 कितना इंपॉर्टेंट था जम्मू कश्मीर के एस्पायरेंट्स के लिए, क्योंकि हर एग्जाम में पूछा जाएगा। इस आर्टिकल 370 के थ्रू क्या क्या स्पेशल प्रोविजन दिए गए थे जम्मू कश्मीर को। ये इसका एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होता था। ठीक है, और उसके बाद इंडियन लॉज जितने भी होते थे या इंडिया की जो भी मतलब अमेंडमेंट्स होती थी, वो डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होती थी जम्मू कश्मीर के लिए। उनको
उस टाइम उन लॉज को और उन अमेंडमेंट्स को अप्लाई करने के लिए जम्मू कश्मीर में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की कॉन्सेंट रिक्वायर्ड होती थी। उसके बाद ही अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्सेंट देती थी तो उस कॉन्सेंट के बाद जो है वो लॉज और वो अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हो जाती थी जम्मू कश्मीर के लिए। उसके अलावा 35A का कॉन्सेप्ट था, आर्टिकल 35A, पावर टू डिफाइन परमानेंट रेजिडेंट। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट है वो उसके पास एक पावर थी जिस पावर के थ्रू वो डिसाइड करती थी कि कौन हमारा परमानेंट रेजिडेंट है और कौन हमारा परमानेंट रेजिडेंट नहीं है। जो परमानेंट रेजिडेंट हैं उनको कुछ बेनिफिट्स थे, जैसे वो प्रॉपर्टी वगैरह ओन कर सकते थे जम्मू कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वालिटी गारंटीड इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड व्हाट। ठीक है, ये हमारा प्रियम्बल से उठाया गया क्वेश्चन है। प्रियम्बल में इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है जो कि दो प्रोविजंस देता है, एक तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, दूसरा इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। ठीक है, बहुत डायरेक्ट सा क्वेश्चन है और ये इंश्योर करता है हमारे पास एब्सेंस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह की कोई सामाजिक या इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया के साथ ना हो, इसलिए ये दो प्रोविजन दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश डैश हैज़ द पावर टू फॉर्म ए न्यू स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। किसके पास पावर है नई स्टेट बनाने का इंडिया में या एक नई यूटी बनाने का? तो ऑब्वियसली पार्लियामेंट, हाउस ऑफ पीपल, यानी कि लोकसभा अकेला तो नहीं बना सकता, लेजिस्लेचर ऑब्वियसली नहीं बनाएगा, प्रेसिडेंट अकेला तो नहीं बनाएगा, तो पार्लियामेंट, इसमें हमारे पास लोकसभा भी आता है, राज्यसभा भी आता है और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी आता है। तो पार्लियामेंट हमारा जो है नई स्टेट्स बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स इज मेंशन्ड इन आर्टिकल डैश डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 18 के थ्रू हमारा ये प्रोविज़न दिया गया है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि अंग्रेज़ों के टाइम पे जो सर, लॉर्ड वगैरह के टाइटल्स होते थे वो टाइटल्स को आज़ादी के बाद एबॉलिश कर दिया गया था टू ब्रिंग इक्वालिटी अमंग द सिटीजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द मेरिट ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का क्या मेरिट हो सकता है, क्या एडवांटेज हो सकती है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की? हैविंग ए पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, ऑब्वियसली ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा। फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स हैव डिस्प्यूट्स अमंग देमसेल्व्स, डिस्प्यूट्स के लिए तो ऑब्वियसली नहीं होगा, ये भी एलिमिनेट कर देंगे। पर्सन मे चूज नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन, तो ये एक ऑप्शन है। फोर्सिबली परसुएडिंग पीपल टू कन्वर्ट दियर रिलीजन, तो राइट टू कन्वर्जन कहीं भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। आप सिर्फ अपना रिलीजन जो है डिसाइड कर सकते हो, आप ये चीज़ भी अपना सकते हो कि आप किसी भी रिलीजन को फॉलो ना करो, लेकिन आप किसी को परसुएड नहीं कर सकते कि वो अपना धर्म चेंज करे। ठीक है, तो ये हमारा मेरिट है, पर्सन मे चूज नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन, तो आंसर हमारा सी हो जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडिया लोअर हाउस आर कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? लोअर हाउस यानी कि लोकसभा इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हमें ये कहता है कि हर एडल्ट सिटीजन जो है एक देश का, उसको वोट देने का हक है, लोकसभा के लिए भी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी। ठीक है, और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम एडल्ट 18 ईयर्स को मानते हैं, तो 18 ईयर्स से ऊपर जितने भी सिटीजन होंगे उनको राइट टू वोट है। और ये एज जो पहले थी 21 ईयर्स की थी, और 61st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये एज रिड्यूस कर दी गई थी 21 ईयर्स से 18 ईयर्स। ठीक है, तो लोअर हाउस जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच डेट डिड इंडिया अडॉप्ट द नेशनल एंथम? नेशनल एंथम किस डेट पे हमने अडॉप्ट किया था? तो 26 जनवरी 1950 को हम ये रिपब्लिक डे हमने सेलिब्रेट किया था, और 24 जनवरी 1950 को हमने नेशनल एंथम अडॉप्ट किया था। नेशनल एंथम कंपोज किसने किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नेशनल एंथम कंपोज किया था, और इनकी ही भतीजी थी सरला देवी चौधरानी, जिनने फॉर द फर्स्ट टाइम नेशनल एंथम संग किया था, यानी कि गाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइल इंजॉइंग द राइट टू फ्रीडम वन मस्ट नॉट, राइट टू फ्रीडम जब कोई इंजॉय कर रहा है तो उसको क्या नहीं करना चाहिए? वन मस्ट नॉट असेंबल पीसफुली, ये तो ऑब्वियसली बाहर है। मूव फ्रीली इन इंडिया, ये भी गलत होगा। फॉलो फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये भी गलत होगा, ये नॉट बता रहा है।
ठीक है। वन मस्ट नॉट, क्या नहीं करना चाहिए उसको, तो वन मस्ट नॉट थ्रेटन द फ्रीडम ऑफ अदर्स, यानी कि आप अपनी फ्रीडम जब एंजॉय कर रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं कि आप दूसरे की फ्रीडम को किसी भी तरह का कोई हार्म पहुंचा रहे हो, ठीक है। तो या आप उसको किसी भी वे में थ्रेट कर रहे हो, दूसरे की फ्रीडम को थ्रेट कर रहे हो, तो ये हमारे पास आंसर बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु कम्युनिकेट्स ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस ऑफ द स्टेट टेकन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द गवर्नर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब कोई भी डिसीजन लेता है तो वो गवर्नर ऑफ स्टेट के बीच में ये जो कॉन्वर्जेशन, ये कौन यहाँ से इंफॉर्मेशन लेके गवर्नर तक पहुँचाता है, तो चीफ मिनिस्टर जो है हमारा यहाँ पे मोड ऑफ कम्युनिकेशन रहता है बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड गवर्नर ऑफ ए स्टेट, ठीक है। और ये हमारा अंडर आर्टिकल 167 के थ्रू किया जाता है, यानी कि चीफ मिनिस्टर विल सर्व एज द कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड गवर्नर ऑफ स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज मेंट बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता क्या है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में, यानी कि सभी एडल्ट सिटीजन जो हैं वो किसी भी इलेक्शन में वोट दे सकते हैं, वोट अपना कास्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा जो है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के थ्रू एज जो है 21 ईयर्स से 18 ईयर्स तक लाई गई थी। तो आज की वीडियो हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। 15 MCQs हमने देख लिए हैं, PYQs हम जल्दी से जल्दी PYQs कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद जितने भी डिफरेंट एग्जाम्स के सिलेबस में जो टॉपिक्स मेंशन्ड हैं, जैसे कि JKP कांस्टेबल, JKP SI, JKP पटवारी, एक्सपेक्टेड सिलेबस जो भी होगा उनका, एंड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के थीम्स हम देखेंगे, कौन कौन से थीम से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी हिसाब से उन्हीं थीम्स के अकॉर्डिंगली हम आगे वीडियोस प्रोसीड करेंगे एंड हम एक हॉलिस्टिक वे में पॉलिटी को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।